ठीक है, लिखना बिल्कुल भी नहीं। हेडलाइन डाले डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो एक यंग एंथर जो होता है इस प्रकार से, यह क्या है, एंड्रोसियम के इकाई को क्या कहते हैं, स्टामेन पुंकेसर कहा जाता है। और पुंकेसर के तो ये पार्ट होते हैं, ऊपर वाले ये है एंथर, क्या है एंथर, और नीचे परागकोश और तंतु। तो परागकोश के अंदर ही एंजाइम उस पर जाता है और कैलोज से फ्री हो जाता है माइक्रोस्पोर, तुरंत उसका नाम पड़ जाता है पोलन। क्या पड़ जाता है, पोलन। अगर इस यंग एंथर का भी टीएस करके देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से प्रारंभ में राउंडेड संरचना या ओवल संरचना होता है। क्या होता है, राउंडेड या ओवल, गोलाकार या अंडाकार संरचना होता है, गोलाकार या अंडाकार। और इसके अंदर ये जो अभी लेयर बना है सबसे बाहरी, ये है एपिडर्मिस। क्या है, एपिडर्मिस। याद रखेंगे आप, परागकोश के 4 भित्ति होते हैं। परागकोश के कितने भित्ति? 4 भित्ति। सबसे बाहरी होता है एपिडर्मिस, अधिचर्म कहते हैं इसको। उसके नीचे होता है एंडोथेलियम, उसके नीचे होता है मिडल लेयर, और सबसे अंदर होता है टेपिकम। क्या होता है, टेपिकम। तो एपिडर्मिस तो अभी प्रेजेंट है, इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं? मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं। क्या पाई जा रही है? मेरिस्टेमेटिक सेल, विभज्योतक कोशिका जिसको कहते हैं, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, वो विभज्योतक कोशिका कहलाती है। ठीक है। अब ये जब आगे फिर डेवलप होगा, अभी डेवलपमेंट के प्रारंभ में परागकोश ओवल या राउंडेड संरचना होता है, अंडाकार या गोलाकार। लेकिन जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होते जाता है, यह टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। टेट्रागोनल का मतलब हो गया चतुष्कोणीय, जिसमें 4 कॉर्नर बनते हैं। कितने कॉर्नर? 4 कॉर्नर। तो चतुष्कोणीय संरचना जो बनता है तो कुछ इस प्रकार से बन जाता है, जिसमें 4 कॉर्नर, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर और ये चौथा कॉर्नर। तो अभी क्या है ना कि एपिडर्मिस तो रहेगा मौजूद। क्या रहेगा? एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस रहेगा, एपिडर्मिस अधिचर्म जिसको हिंदी में कहते हैं। और डेवलपमेंट के दौरान जिस समय ये डेवलप हो रहा होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में 4 कॉर्नर का निर्माण होता है और चारों कॉर्नर पर एक सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल हो जाता है, चारों कॉर्नर पर। उससे पहले इसके अंदर वास्कुलर टिश्यू वगैरह का निर्माण होता, वास्कुलर टिश्यू संवहन होता था। लेकिन इसी समय पर चारों कॉर्नर पर एक सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो गया? स्पेशल हो गया, जिसको कहते हैं आर्कियोस्पोरियल इनिशियल सेल। आर्कियोस्पोरियल सेल बोल दीजिए, प्रपशु कोशिका। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रपशु कोशिका। और ये अभी एपिडर्मिस प्रेजेंट है, एपिडर्मिस का लेयर क्या है? प्रेजेंट है। अब देखिए एनसीईआरटी में देखिएगा 4 गो लेयर दे दिया है और इस प्रकार से घेर दिया गया। तो अगर हम कोनो एक कॉर्नर का स्टडी कर ले तो चारों कॉर्नर पर बात बराबर हो जाएगा। तो हम एक कॉर्नर को स्टडी करते हैं यहाँ पर, तो कॉर्नर इस प्रकार से कट कर लेंगे, इस प्रकार से ये एपिडर्मिस प्रेजेंट रहेगा। एपिडर्मिस अधिचर्म जो है ये प्रेजेंट रहेगा। और याद रखिए एपिडर्मिस के नीचे का जो ये क्षेत्र है ना, ये जो खाली जगह अभी आपको दिख रहा है, ये कहलाता है हाइपोडर्मल एरिया। क्या कहलाता है? हाइपोडर्मल एरिया। इसी हाइपोडर्मल एरिया में आर्कियोस्पोरियल सेल यहाँ क्या है? प्रेजेंट है। ये सेल क्या है? आर्कियोस्पोरियल सेल। आर्कियोस्पोरियल सेल में डिवीजन होगा पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल। अब बात आता है कि सर ये पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझ लें, मान लीजिए कि सेल है 1 2 3 4 सेल। ठीक है, इसमें अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, क्या होगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा
तो यहाँ पर सेल्स का नंबर बढ़ेगा, क्या होगा, सेल्स का नंबर बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आप दो चीज देखिए कि नंबर ऑफ सेल तो बढ़ ही रहा है, लेयर ऑफ सेल भी बढ़ रहा है, नहीं स्तर भी तो इसका डबल हो गया। तो ये होती है पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसमें सेल्स की संख्या के साथ साथ सेल्स के लेयर का भी डेवलपमेंट होता है, तो उसको क्या कहते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन। और एक होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन, क्या होता है, एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो जहां भी डिवीजन होगा भाई तो सेल्स का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। विभाजन क्यों होता है, कोशिका की संख्या में वृद्धि के लिए। अब यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से मान लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5। देखिए सेल का नंबर बढ़ा था लेकिन सेल्स के लेयर का नंबर नहीं बढ़ा था, इसको कहते हैं एंटीक्लाइनल। पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन समझ गए। इसी आर्कियोस्पोडियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, और दोनों साथ दोनों क्या होगा, साथ चलेगा। तो आप समझते हैं आगे। ये जो आर्कियोस्पोडियल सेल, ये आर्कियोस्पोडियल सेल यहाँ बनाते हैं एपिडर्मिस, यहाँ पर ये सेल है। अब ये अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन किया है, क्या पेरिक्लाइनल डिवीजन किया, दो सेल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। पेरिक्लाइनल डिवीजन में कितने सेल का निर्माण हुआ, दो सेल। ये सेल जिसमें सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस, क्या होता है, एपिडर्मिस, जिसको कहते हैं अधिकचर, क्या कहते हैं, अधिकचर। उसके नीचे होता है एंडोथेसियम, हिंदी में कहते हैं अंत। कौन निर्माण करेगा, प्राइमरी पैरेटल सेल। कौन निर्माण करेगा, प्राइमरी पैरेटल सेल। इसका मतलब है कि परागकोश के 4 भित्ति में से 3 भित्ति का निर्माण आर्कियोस्पोडियल सेल से होता है। यानी कि ये जो आर्कियोस्पोडियल सेल ही ना विभाजित होकर के प्राइमरी पैरेटल सेल बनाया है, तो एपिडर्मिस का निर्माण कभी भी आर्कियोस्पोडियल सेल से नहीं होता, वो पहले से रहता है और ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, सबसे बाहर होता है, समझ गए ना। और ये जो लेयर दिख रहा है आपको, इस लेयर में जो मिडल लेयर है ये स्वयं 2 से 3 परत का होता है, बाकी सब सिंगल लेयर होता है। कैपिटम जो है ना, ये माइक्रोस्पोर को पोषण देने का काम करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोषण देने का काम करता है। अब देखिए आगे बचा हमारा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, क्या बचा है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये क्या करेगा, विभाजित होकर के, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल विभाजित होकर के स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करेगा। किसका, टिश्यू का। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अगर विभाजित हो रही है और ग्रुप बना रही है तो उसको बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। बीजाणुजन्य ऊतक, क्या बोलते हैं हिंदी में, बीजाणुजन्य ऊतक। अब ये बीजाणुजन्य इस प्रकार से मान लो कि सेल बना, इस प्रकार से सेल बन रहा, ग्रुप में है और ये हो कहाँ रहा है, इस प्रकार से। तो आपको जब हम परागकोश बताए होंगे तो वहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया का चर्चा किया, लघु बीजाणु, याद आया कुछ, लघु बीजाणु के अंदर ये सब चीज होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होता है। और इस स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, कोशिका का समूह है। स्पोरोजिनस टिश्यू का प्रत्येक सेल, मतलब एवरी सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी शॉर्ट में कहते हैं MMC। और ये होता है 2M, क्या होता है 2M। तो जब इसको मान लो कि हम एक सेल को यहाँ निकालें, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अंडरगोज मियोसिस, ये कहाँ चला जाएगा, मियोसिस में। 2 सेल बनेगा पहले 2 सेल, इसको से फिर क्या बनेगा, 4 सेल बनेगा। मियोसिस में जब जाएगा तो क्या होगा, 4 सेल बनेगा। लेकिन
एक माइक्रोस्पोर से कितने सेल का निर्माण हो रहा है? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने सेल का निर्माण? 4। अभी ये चारों के चारों जुड़ा रहता है कैलोज के परत से। किस परत से जुड़ा रहता है? कैलोज के परत से। और इस पर कैलोज के परत इस प्रकार से इसको ढक के रखा। अभी ये बना है माइक्रोस्पोर। क्या बना है? माइक्रोस्पोर। ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा, अलग कीटाणु बनेगा। लेकिन अभी ये कैलोज के लेयर से जुड़ा हुआ है। तो टेपिटम जो है परागकोश के भित्ति में चौथा भित्ति, जिसका नाम टेपिटम, टेपिटम एक एंजाइम सिक्रेट करता है जिसका नाम है कैलेज एंजाइम। क्या नाम है? कैलेज एंजाइम। और कैलेज एंजाइम क्या करता है? इस कैलोज के लेयर को डिसॉल्व कर देता है, यानी घुला देता है। क्या करता है? घुला देता है। जैसे ही ये कैलोज का लेयर घुल जाता है, माइक्रोस्पोर हो जाते हैं फ्री। माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं? फ्री। अब इस माइक्रोस्पोर के ऊपर इस प्रकार से एंजाइम पाए जाते हैं और इस प्रकार से अंदर वाला व्यक्ति को इंटाइन करते हैं। तो ये जैसे ही इसके ऊपर ये फ्री हुआ माइक्रोस्पोर, किससे? कैलोज लेयर से, तुरंत ये कहलाने लगता है पोलन ग्रैन। क्या कहलाता है? पोलन ग्रैन। पोलन ग्रैन पराग। और परागकण ही मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। क्या होती है? मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका, नर युग्मकोद्भिद का प्रथम सेल कौन होता है? पोलन ग्रैन। और ऐसे समझे तो नर युग्मक। क्या है? नर युग्मक। समझने में कहीं दिक्कत? नो सर। थोड़ा समझ में आ गया? जी सर। हिंदी नहीं लिखे फिर भी समझ में आ गया? बोल दिए, दिखा भी देंगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है? लिखना बिल्कुल भी नहीं। हेडलाइन डाले, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो एक यंग एंथर जो होता है इस प्रकार से, यह क्या है? एंड्रोसियम के इकाई को क्या कहते हैं? स्टामेन का पुंकेसर कहा जाता है। और पुंकेसर के तो ये पार्ट होते हैं, ऊपर वाला ये है एंथर। क्या है? एंथर। और नीचे परागकोश और तंतु। तो परागकोश के अंदर ही एंजाइम उस पर जाता है और कैलोज से फ्री हो जाता है माइक्रोस्पोर, तुरंत उसका नाम पड़ जाता है पोलन। क्या पड़ जाता है? पोलन। अगर इस यंग एंथर का भी टीएस करके देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से प्रारंभ में राउंडेड संरचना या ओवल संरचना होता है। क्या होता है? राउंडेड या ओवल, गोलाकार या अंडाकार संरचना होता है। गोलाकार या अंडाकार। और इसके अंदर ये जो अभी लेयर बना है सबसे बाहरी, ये है एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। याद रखेंगे आप, परागकोश के 4 भित्ति होते हैं। परागकोश के कितने भित्ति? 4 भित्ति। सबसे बाहरी होता है एपिडर्मिस, अधिचर्म कहते हैं इसको। उसके नीचे होता है एंडोथेलियम, उसके नीचे होता है मिडल लेयर, और सबसे अंदर होता है टेपिटम। क्या होता है? टेपिटम। तो एपिडर्मिस तो अभी प्रेजेंट है। इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं? मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं। क्या पाई जा रही है? मेरिस्टेमेटिक सेल, विभज्योतक कोशिका जिसको कहते हैं, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, वो विभज्योतक कोशिका कहती है। ठीक है? अब ये जब आगे फिर डेवलप होगा, अभी डेवलपमेंट के प्रारंभ में परागकोश ओवल या राउंडेड संरचना होता है, अंडाकार या गोलाकार। लेकिन जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होते जाता है, यह टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। टेट्रागोनल का मतलब हो गया चतुष्कोणीय, जिसमें 4 कॉर्नर बनते हैं। कितने कॉर्नर? 4 कॉर्नर। तो चतुष्कोणीय संरचना जो बनता है तो कुछ इस प्रकार से बन जाता है, जिसमें 4 कॉर्नर, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर और ये चौथा कॉर्नर। तो अभी क्या है ना कि एपिडर्मिस तो रहेगा मौजूद। क्या रहेगा? एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस रहेगा। एपिडर्मिस अधिचर्म जिसको हिंदी में कहते हैं। और डेवलपमेंट के दौरान जिस समय ये डेवलप हो रहा होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में 4 कॉर्नर का निर्माण होता है और चारों कॉर्नर पर
एक एक सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल हो जाता है चारों कॉर्नर पर। उससे पहले इसके अंदर वास्कुलर टिश्यू वगैरह का निर्माण होता, वास्कुलर टिश्यू संवहन होता, लेकिन इसी समय पर चारों कॉर्नर पर एक सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो गया, स्पेशल हो गया, जिसको कहते हैं आर्कियोस्पोरियल इनिशियल सेल। आर्कियोस्पोरियल सेल बोल दीजिए, प्रपशु कोशिका, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिका। और ये अभी एपिडर्मिस प्रेजेंट है, एपिडर्मिस का लेयर क्या है, प्रेजेंट है। अब देखिए एनसीईआरटी में देखिएगा 4 गो लेयर दे दिया है और इस प्रकार से घेर दिया गया। तो अगर हम कोनो एक कॉर्नर का स्टडी कर ले तो चारों कॉर्नर पर बात बराबर हो जाएगा। तो हम एक कॉर्नर को स्टडी करते हैं यहाँ पर, तो कॉर्नर इस प्रकार से कट कर लेंगे, इस प्रकार से ये एपिडर्मिस प्रेजेंट रहेगा, एपिडर्मिस अधिचर्म जो है ये प्रेजेंट रहेगा। और याद रखिए एपिडर्मिस के नीचे का जो ये क्षेत्र है ना, ये जो खाली जगह अभी आपको दिख रहा है, ये कहलाता है हाइपोडर्मल एरिया। क्या कहलाता है, हाइपोडर्मल एरिया। इसी हाइपोडर्मल एरिया में आर्कियोस्पोरियल सेल यहाँ क्या है, प्रेजेंट है। ये सेल क्या है, आर्कियोस्पोरियल सेल। आर्कियोस्पोरियल सेल में डिवीजन होगा पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल। अब बात आता है कि सर ये पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लें, मान लीजिए कि सेल है 1 2 3 4 सेल, ठीक है। इसमें अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, तो यहाँ पर सेल्स का नंबर बढ़ेगा। क्या होगा, सेल्स का नंबर बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आप दो चीज देखिए कि नंबर ऑफ सेल तो बढ़ ही रहा है, लेयर ऑफ सेल भी बढ़ रहा है, नहीं स्तर भी कोई इसका डबल हो गया। तो ये होती है पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसमें सेल्स की संख्या के साथ साथ सेल्स के लेयर का भी डेवलपमेंट होता है, तो उसको क्या कहते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन। और एक होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन। क्या होता है, एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो जहां भी डिवीजन होगा भाई तो सेल्स का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। विभाजन क्यों होता है, कोशिका की संख्या में वृद्धि के लिए। अब यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से मान लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5। देखिए सेल का नंबर बढ़ा था लेकिन सेल्स के लेयर का नंबर नहीं बढ़ा था, इसको कहते हैं एंटीक्लाइनल। पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन समझ गए। इसी आर्कियोस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, और दोनों साथ दोनों क्या होगा, साथ चलेगा। तो आप समझते हैं आगे। ये जो आर्कियोस्पोरियल सेल, ये आर्कियोस्पोरियल सेल यहाँ बनाते हैं एपिडर्मिस, यहाँ पर ये सेल है। अब ये अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन किया है, क्या पेरिक्लाइनल डिवीजन किया, दो सेल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। पेरिक्लाइनल डिवीजन में कितने सेल का निर्माण हुआ, 2 सेल। ये सेल जिसमें सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस। क्या होता है, एपिडर्मिस, जिसको कहते हैं अधिचर्म। क्या कहते हैं, अधिचर्म। उसके नीचे होता है एंडोथेसियम, हिंदी में कहते हैं अंत। कौन निर्माण करेगा, प्राइमरी पैरेटल सेल। कौन निर्माण करेगा, प्राइमरी पैरेटल सेल। इसका मतलब है कि परागकोश के 4 भित्ति में से 3 भित्ति का निर्माण आर्कियोस्पोरियल सेल से होता है। यानी कि ये जो आर्कियोस्पोरियल सेल ही ना विभाजित होकर के प्राइमरी पैरेटल सेल बनाया है, तो एपिडर्मिस का निर्माण कभी भी आर्कियोस्पोरियल सेल से नहीं होता, वो पहले से रहता है और ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, सबसे बाहर होता है, समझ गए ना। और ये जो लेयर दिख रहा है आपको, इस लेयर में जो मिडल लेयर है ये स्वयं 2 से 3 परत का होता है, कार्बन की सब सिंगल लेयर होता है।
एपिटम जो है ना, ये माइक्रोस्पोर को पोषण देने का काम करता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोषण देने का काम करता है। अब देखिए आगे बचा हमारा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्या बचा है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये क्या करेगा? विभाजित होकर के, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल विभाजित होकर के स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करेगा। किसका? टिश्यू का। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अगर विभाजित हो रही है और ग्रुप बना रही है तो उसको बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। बीजाणुजन्य ऊतक। क्या बोलते हैं हिंदी में? बीजाणुजन्य ऊतक। अब ये बीजाणुजन्य इस प्रकार से मान लो कि सेल बना, इस प्रकार से सेल बन रहा, ग्रुप में है और ये हो कहाँ रहा है? इस प्रकार से। तो आपको जब हम परागकोश बताए होंगे तो वहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया का चर्चा किया। लघु बीजाणु याद आया कुछ? लघु बीजाणु के अंदर ये सब चीज होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होता है। और इस स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है? कोशिका का समूह है। स्पोरोजिनस टिश्यू का प्रत्येक सेल मतलब एवरी सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी शॉर्ट में कहते हैं MMC। और ये होता है 2N। क्या होता है? 2N। तो जब इसको मान लो कि हम एक सेल को यहाँ निकालें, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस। ये कहाँ चला जाएगा? मियोसिस में। 2 सेल बनेगा पहले 2 सेल, इसको से फिर क्या बनेगा? 4 सेल बनेगा। मियोसिस में जब जाएगा तो क्या होगा? 4 सेल बनेगा। लेकिन एक माइक्रोस्पोर से कितने सेल का निर्माण हो रहा है? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने सेल का निर्माण? 4। अभी ये चारों के चारों जुड़ा रहता है कैलोज के परत से। किस परत से जुड़ा रहता है? कैलोज के परत से। और इस पर कैलोज के परत इस प्रकार से इसको ढक के रखा। अभी ये बना है माइक्रोस्पोर। क्या बना है? माइक्रोस्पोर। ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा, लघु बीजाणु बनेगा। लेकिन अभी ये कैलोज के लेयर से जुड़ा हुआ है। तो टेपिटम जो है परागकोश के भित्ति में चौथा भित्ति जिसका नाम टेपिटम, टेपिटम एक एंजाइम सिक्रेट करता है जिसका नाम है कैलेज एंजाइम। क्या नाम है? कैलेज एंजाइम। और कैलेज एंजाइम क्या करता है? इस कैलोज के लेयर को डिसॉल्व कर देता है यानी घुला देता है। क्या करता है? घुला देता है। जैसे ही ये कैलोज का लेयर घुल जाता है माइक्रोस्पोर हो जाते हैं फ्री। माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं? फ्री। अब इस माइक्रोस्पोर के ऊपर इस प्रकार से एंजाइम पाए जाते हैं और इस प्रकार से अंदर वाला व्यक्ति को इंटाइन करते हैं। तो ये जैसे ही इसके ऊपर ये फ्री हुआ माइक्रोस्पोर किससे? कैलोज लेयर से, तुरंत ये कहलाने लगता है पोलन ग्रैन। क्या कहलाता है? पोलन ग्रैन। पराग और परागकण ही मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। क्या होती है? मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका। नर युग्मकोद्भिद का प्रथम सेल कौन होता है? पोलन ग्रैन। और ऐसे समझे तो नर युग्मक। क्या है? नर युग्मक। समझने में कोई दिक्कत? नो सर। थोड़ा समझ में आ गया? जी सर। हिंदी नहीं लिखे फिर भी समझ में आ गया? बोल दिए, दिखा भी देंगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है? लिखा बिल्कुल भी नहीं। डाले डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो एक यंग एंथर जो होता है इस प्रकार से, यह क्या है? एंड्रोसियम का इकाई को क्या कहते हैं? स्टामेन। पुंकेसर कहा जाता है। और पुंकेसर के तो ये पार्ट होते हैं ऊपर वाले, ये है एंथर। क्या है? एंथर। और नीचे परागकोश और तंत्र। तो परागकोश के अंदर ही एंजाइम उस पर जाता है और कैलोज से फ्री हो जाता है माइक्रोस्पोर। तुरंत उसका नाम पड़ जाता है पोलन। क्या पड़ जाता है? पोलन। अगर इस यंग एंथर का भी टीएस करके देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से प्रारंभ में राउंडेड संरचना या ओवल संरचना होता है। क्या होता है? राउंडेड या ओवल, गोलाकार या अंडाकार संरचना होता है। गोलाकार या अंडाकार। और इसके अंदर ये जो अभी लेयर बना है सबसे बाहरी, ये है एपिडर्मिस। क्या है?
एपिडर्मिस। याद रखेंगे आप, परागकोश के 4 भित्ति होते हैं। परागकोश के कितने भित्ति? 4 भित्ति। सबसे बाहरी होता है एपिडर्मिस, अधिचर्म कहते हैं इसको। उसके नीचे होता है एंडोथेलियम, उसके नीचे होता है मिडल लेयर, और सबसे अंदर होता है टेपिकम। क्या होता है? टेपिकम। तो एपिडर्मिस तो अभी प्रेजेंट है, इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं? मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं। क्या पाई जा रही है? मेरिस्टेमेटिक सेल, विभज्योतक कोशिका जिसको कहते हैं, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, वो विभज्योतक कोशिका कहलाती है। ठीक है। अब ये जब आगे फिर डेवलप होगा, अभी डेवलपमेंट के प्रारंभ में परागकोश ओवल या राउंडेड संरचना होता है, अंडाकार या गोलाकार। लेकिन जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होते जाता है, यह टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। टेट्रागोनल का मतलब हो गया चतुष्कोणीय, जिसमें 4 कॉर्नर बनते हैं। कितने कॉर्नर? 4 कॉर्नर। तो चतुष्कोणीय संरचना जो बनता है, तो कुछ इस प्रकार से बन जाता है। इसमें 4 कॉर्नर, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, और ये चौथा कॉर्नर। तो अभी क्या है ना, एपिडर्मिस तो रहेगा मौजूद। क्या रहेगा? एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस रहेगा। एपिडर्मिस अधिकर्म जिसको हिंदी में कहते हैं। और डेवलपमेंट के दौरान, इस समय ये डेवलप हो रहा होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में 4 कॉर्नर का निर्माण होता है, और चारों कॉर्नर पर एक एक सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल हो जाता है। चारों कॉर्नर पर। उससे पहले इसके अंदर वास्कुलर टिश्यू वगैरह का निर्माण होता है, वास्कुलर टिश्यू संवहन होता था। लेकिन इसी समय पर चारों कॉर्नर पर एक सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो गया? स्पेशल हो गया, जिसको कहते हैं आर्कियोस्पोरियल इनिशियल सेल। आर्कियोस्पोरियल सेल बोल दीजिए। प्रपशु कोशिका, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रपशु कोशिका। और ये अभी एपिडर्मिस प्रेजेंट है। एपिडर्मिस का लेयर क्या है? प्रेजेंट है। अब देखिए एनसीईआरटी में देखिएगा 4 गो लेयर दे दिया है, और इस प्रकार से घेर दिया गया। तो अगर हम कोनो एक कॉर्नर का स्टडी कर ले, तो चारों कॉर्नर पर बात बराबर हो जाएगा। तो हम एक कॉर्नर को स्टडी करते हैं। यहाँ पर तो कॉर्नर इस प्रकार से कट कर लेंगे, इस प्रकार से। ये एपिडर्मिस प्रेजेंट रहेगा। एपिडर्मिस अधिचर्म जो है ये प्रेजेंट रहेगा। और याद रखिए एपिडर्मिस के नीचे का जो ये क्षेत्र है ना, ये जो खाली जगह भी आपको दिख रहा है, ये कहलाता है हाइपोडर्मल एरिया। क्या कहलाता है? हाइपोडर्मल एरिया। इसी हाइपोडर्मल एरिया में आर्कियोस्पोरियल सेल यहाँ क्या है? प्रेजेंट है। ये सेल क्या है? आर्कियोस्पोरियल सेल। आर्कियोस्पोरियल सेल में डिवीजन होगा पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल। अब बात आता है कि सर ये पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन किसे कहते हैं? ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लें, मान लीजिए कि सेल है 1 2 3 4 सेल। ठीक है। इसमें अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, क्या होगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, तो यहाँ पर सेल्स का नंबर बढ़ेगा। क्या होगा? सेल्स का नंबर बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आप 2 चीज देखिए, नंबर ऑफ सेल तो बढ़ ही रहा है, लेयर ऑफ सेल भी बढ़ रहा है। नहीं, अस्तर भी कोई इसका डबल हो गया। तो ये होती है पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसमें सेल्स की संख्या के साथ साथ सेल्स के लेयर का भी डेवलपमेंट होता है। तो उसको क्या कहते हैं? पेरिक्लाइनल डिवीजन। और एक होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन। क्या होता है? एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो जहां भी डिवीजन होगा भाई, तो सेल्स का नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। विभाजन क्यों होता है? कोशिका की संख्या में वृद्धि के लिए। अब यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से मान लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5। देखिए सेल का नंबर बढ़ाना, लेकिन सेल्स के लेयर का नंबर नहीं बढ़ाना, इसको कहते हैं एंटीक्लाइनल। पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन समझ गए। इसी आर्कियोस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, और दोनों साथ दोनों क्या होगा? साथ चलेगा। तो आप समझते हैं आगे। ये जो आर्कियोस्पोरियल सेल, ये आर्कियोस्पोरियल सेल यहाँ बनाते हैं एपिडर्मिस। यहाँ पर ये सेल है। अब ये अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन किया है, क्या पेरिक्लाइनल डिवीजन किया, 2 सेल का क्या हुआ? निर्माण हुआ। पेरिक्लाइनल डिवीजन में कितने सेल का निर्माण हुआ? 2 सेल। ये सेल जिसमें सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस, जिसको कहते हैं अधिचर्म। क्या कहते हैं? अधिचर्म। उसके नीचे होता है एंडोथेलियम। हिंदी में कहते हैं अंत
इसका कौन निर्माण करेगा? प्राइमरी पैरेटल सेल। कौन निर्माण करेगा? प्राइमरी पैरेटल सेल। इसका मतलब है कि परागकोश के 4 भित्ति में से 3 भित्ति का निर्माण आर्कियोस्पोरियल सेल से होता है। यानी कि ये जो आर्कियोस्पोरियल सेल ही ना विभाजित होकर के प्राइमरी पैरेटल सेल बनाया है, तो एपिडर्मिस का निर्माण कभी भी आर्कियोस्पोरियल सेल से नहीं होता, वो पहले से रहता है और ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, सबसे बाहर होता है, समझ गए ना। और ये जो लेयर दिख रहा है आपको, कि इस लेयर में जो मिडल लेयर है ये स्वयं 2 से 3 परत का होता है, बाकी सब सिंगल लेयर होता है। कैपिटम जो है ना, ये माइक्रोस्पोर को पोषण देने का काम करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोषण देने का काम करता है। अब देखिए आगे बढ़ता है हमारा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्या बता है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये क्या करेगा? विभाजित होकर के, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल विभाजित होकर के स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करेगा। किसका? टिश्यू का। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अगर विभाजित हो रही है और ग्रुप बना रही है तो उसको बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। बीजाणुजन्य ऊतक, क्या बोलते हैं हिंदी में? बीजाणुजन्य ऊतक। अब ये बीजाणुजन्य इस प्रकार से मान लो कि सेल बना, इस प्रकार से सेल बन रहा, ग्रुप में है और ये हो कहाँ रहा है? इस प्रकार से। तो आपको जब हम परागकोश बताए होंगे तो वहां पर माइक्रोस्पोर क्या कर सकते हैं? लघु बीजाणु, याद आया कुछ? लघु बीजाणु घनी के अंदर के सब चीज होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होता है। और इस स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है? कोशिका का समूह है। स्पोरोजिनस टिश्यू का प्रत्येक सेल, मतलब एवरी सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी शॉर्ट में कहते हैं एमएमसी। और ये होता है 2M। क्या होता है? 2M। तो जब इसको मान लो कि हम एक सेल को यहाँ निकालें, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अंडरगोज मियोसिस, ये कहाँ चला जाएगा? मियोसिस में 2 सेल बनेगा, पहले 2 सेल, इसको से फिर क्या बनेगा? 4 सेल बनेगा। मियोसिस में जब जाएगा तो क्या होगा? 4 सेल बनेगा। लेकिन एक माइक्रोस्पोर से कितने सेल का निर्माण हो रहा है? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने सेल का निर्माण? 4। अभी ये चारों के चारों जुड़ा रहता है कैलोज के परत से। किस परत से जुड़ा रहता है? कैलोज के परत से। और इस पर कैलोज के परत इस प्रकार से इसको ढक के रखा। अभी ये बना है माइक्रोस्पोर। क्या बना है? माइक्रोस्पोर। ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा, लघु बीजाणु बनेगा। लेकिन अभी ये कैलोज के लेयर से जुड़ा हुआ है। तो कैपिटम जो है परागकोश की भित्ति में चौथा भित्ति, जिसका नाम कैपिटम, कैपिटम एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम है कैलेज एंजाइम। क्या नाम है? कैलेज एंजाइम। और कैलेज एंजाइम क्या करता है? इस कैलोज के लेयर को डिसॉल्व कर देता है, यानी घुला देता है। क्या करता है? घुला देता है। जैसे ही ये कैलोज का लेयर घुल जाता है, माइक्रोस्पोर हो जाते हैं फ्री। माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं? फ्री। अब इस माइक्रोस्पोर के ऊपर इस प्रकार से एंजाइम पाए जाते हैं और इस प्रकार से अंदर वाला व्यक्ति को इंटाइन करते हैं। तो ये जैसे ही इसके ऊपर ये फ्री हुआ माइक्रोस्पोर, किससे? कैलोज लेयर से, तुरंत ये कहलाने लगता है पोलन। क्या कहलाता है? पोलन ग्रैंड। पराग और परागकण ही मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। क्या होती है? मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका। नर युग्मकोद्भिद का प्रथम सेल कौन होता है? पोलन ग्रैंड। और ऐसे समझे तो नर युग्मक। क्या है? नर युग्मक। समझने में कोई दिक्कत? नो सर। थोड़ा समझ में आ गया? हिंदी नहीं लिखे फिर भी समझ में आ गया? बोल दिए, दिखा भी देंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में।